हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस चैप्टर के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने इसके पहले जीएम क्रॉप क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्रीज। Application of biotechnology in nurseries and forestry. तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन नर्सरीज, फॉरेस्ट्रीज एंड फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे इन फ्लोरिकल्चर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब नर्सरीज में जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, और फ्लोरिकल्चर जिसको फूलों की खेती करते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट्री, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पस लाइक ग्रोइंग गार्डन्स। नर्सरीज का उपयोग हम गार्डन बनाने के लिए ऑन लार्ज स्केल का इसके उपयोग कर सकते हैं, और फॉरेस्टेशन, reforestation, etc. Seedlings have been supplied a large number of for all these purposes. Seedlings को भी उसका उपयोग कर सकते हैं इसमें। It is profitable in such cases to produce plantlets with the help of tissue culture. और उस टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम उसका क्या बना सकते हैं, प्लांटलेट बना सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लांटलेट्स कैसे कैसे आता है? टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग plants on large scale which bears flowers, fruits and excellent quality. अगर बायोटेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मतलब टिश्यू कल्चर का उपयोग करके अगर प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में, तो उससे क्या होगा, bears flowers, अच्छे फ्लावर्स आएंगे उसमें, फ्रूट्स अच्छे आएंगे, या एक्सीलेंट क्वालिटी फ्रूट्स की जो क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी मजबूत अच्छी क्वालिटी बनेगी, ठीक है, पहला पॉइंट। एंड विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट ग्रो इन शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे प्लांट का खेती करना है किसी प्लांट्स की, उसको उसका जो ड्यूरेशन है उसमें मैच्योरिटी आने के लिए कैसा बहुत समय लगता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर the plants grow in the shorter duration, यानी कम ड्यूरेशन में, कम समय में प्लांट्स बन सकता है, ठीक है। फुली ग्रोन प्लांट आपको कम समय में मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। प्लांट्स कैन बी ग्रोन ऑन लार्ज स्केल इवन इफ फील्ड्स पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज नॉट अवेलेबल। क्या होता है कि प्लांट्स का निर्माण कैसा होता है, पॉलिनेशन और जर्मिनेशन, ये दो प्रोसेस है। हम आपको पॉलिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इंसेक्ट या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे होता है पॉलिनेशन, और जर्मिनेशन मींस द रूट निकलना, उसका प्लूमल निकलना, स्टेम में कन्वर्ट होना, ठीक है, तो उसको कहा जाता है जर्मिनेशन। जैसे एक सीड्स है तो वहां से इधर निकल जाएगा उसका रूट, इधर एक प्लूमल, इस प्रकार से, तो ये निकलेगा और इसकी ग्रोथ होगा, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, जर्मिनेशन होगा, प्लूमल निकलेगा, रूट निकलेगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर वी आर प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स विदाउट जर्मिनेशन और पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के और जर्मिनेशन से भी हम नया प्लांट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इसकी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद में फॉर एग्जांपल ऑर्चिड पेयर पिक्चर प्लांट्स डू नॉट जर्मिनेट बट दो
इसका बिना जर्मिनेशन किए हुए भी ये प्लांट्स टिश्यू कल्चर के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इन बायोरिएक्टर्स, एक बायोरिएक्टर्स होता है, तो बायोरिएक्टर कैन बी ग्रोन इन द मोर न्यूट्रिटिव मीडियम्स, यानी उस टिश्यू को अच्छा न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा जा सकता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजेंस यानी जो रोगकारक जीव जंतु है उससे उसको बचाया जा सकता है। बायोरिएक्टर्स आर यूज्फुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांटलेट्स ऑन वेरी लार्ज स्केल्स, और इस बायोरिएक्टर्स के माध्यम से हम लार्ज स्केल में प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर्स की डायग्राम्स आपको दी है, उसमें उसको जो भी ग्रोथ होने के लिए जो मीडियम चाहिए और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, वो इस बायोरिएक्टर में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन में large number of seedlings plantlets can be produced in a short time using minimum resources and materials। इसको हम short time में, जैसे आज खेती करने के लिए बोल रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल्स लगता है, बहुत सारा खर्चा आ रहा है और समय ज़्यादा लगता है, तो टिश्यू कल्चर का यदि उपयोग करते हैं तो इसमें हम उसको प्रोड्यूस शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में उसका उत्पादन ले सकते हैं। आप अपने यहाँ देखिए कई प्रकार के अपने क्षेत्र में धान की खेती होती है, ठीक है, तो कोई पूरा का पूरा धान एक साथ निकलता है, एक ही समय में निकलता है क्या? नहीं, कोई धान जो है कुछ ज़्यादा समय लगता है उसका उसमें मैच्योरिटी आने के लिए, ठीक है। कोई धान की फसल को बहुत जल्दी मान के चलो, कोई अगर 4 महीने में 3 महीने में होता है तो हो सकता है, कोई अगर दूसरा क्रॉप लिया हमने तो वो 3.5 महीने में हमको धान की फसल मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से टिश्यू कल्चर के माध्यम से ये हो सकता है शॉर्ट टाइम यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज तो कम लगेगा, मटेरियल्स को कम लगेगा, ठीक है। किसी धान को बहुत ज़्यादा पैमाने पर सोडा वोडा या डाला जाता है, उतने केयर करने की जरूरत है, ठीक है। As well, plants produced by tissue culture and genetic modification techniques are disease free, और जेनेटिकल मॉडिफिकेशन उसको वो सीड कौन सा जिसमें जेनेटिकल जीएम सीड का पढ़ा है ना आपको, जीएम सीड, तो उसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करने से जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स का जो करते हैं तो उसमें डिसीज फ्री प्लांट निकलेगा, ठीक है। कई बार हम खेती करते हैं, खेती करते समय हमको बहुत सारी क्या हो जाती है, उस क्रॉप को रोग लग जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिसीज आ जाते हैं। तो अगर जीएम क्रॉप यदि लेते हैं, उसमें जेनेटिक में कुछ चेंज करके बना देते हैं तो वो कैसे होंगे, वो डिसीज फ्री होंगे, ठीक है। दिस प्लांट्स आर डिसीज फ्री and plant produce tissue cultures of the मेरिस्टेम्स आर वायरस फ्री, जैसा पैथोजेंस नहीं लगेगा या बैक्टीरिया नहीं लगेगा या उसको वायरस भी अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये फैसिलिटीज है, ठीक है। Embryos formed by conventional hybridization techniques between the 2 or more varieties may not grow fully and for some reason। देखिए जो एम्ब्रियो जो निकला हुआ है वो कैसा निकला है, तो 2 वेराइटीज प्लांट्स के 2 वेराइटीज में क्या काम किया, उसको हाइब्रिडाइजेशन किया, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उस एम्ब्रियो का की ग्रोथ बराबर नहीं होगा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन इस टिश्यू कल्चर हाउएवर द एम्ब्रियोज प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक्स ऑलवेज कंप्लीट देयर ग्रोथ, और टिश्यू कल्चर पद्धति का है उसका अवलंबन किया जाए या उसका उपयोग किया जाए टिश्यू कल्चर का, तो उस समय उसका जो ग्रोथ है एम्ब्रियो का वो पूरी तरह हो जाएगा, ठीक है। कैसा है, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय कन्वेंशनल मेथड में पुरानी पद्धति से हाइब्रिडाइजेशन करके होता है, मोर 2 या 2 से अधिक बिटवीन 2 और मोर वेराइटीज हमने अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन किए तो उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं कि उसके कारण उस एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं होती, बट विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक्स द फुल्ली ग्रोन प्लांट्स आर डेवलप, ठीक है, उसका विकास हो सकता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स कैन बी ग्रोन by tissue culture techniques and can thus produce from extinctions
अब देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि वो रेयर हो गए हैं, एंडेंजर्ड हो गए हैं, रेयरली हम लोग को मिलते हैं, एंडेंजर्ड मतलब समाप्त हो गए। ऐसे भी प्लांट्स का में अगर का टिश्यू कल्चर की पद्धति से उसका प्रोडक्शन करते हैं तो वो समाप्त होने की से बच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हैं। अब देखिए एग्री टूरिज्म, समझ में आ गई बात? क्या पढ़ाएंगे अभी? अब पढ़ेंगे एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म अब देखिए मतलब एग्री टूरिज्म। ठीक है, अगर हमारे पास इफ सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल फॉर द इमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्री टूरिज्म विल बी गुड बिजनेस। देखिए हमारे पास अगर सफिशिएंट मात्रा में अगर जमीन अगर अवेलेबल है तो हमारे लिए अच्छा बिजनेस हो सकता है एग्रीकल्चर बिजनेस। ठीक है, अब इसमें कैसा होगा? गुड बिजनेस, प्लांटेड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांटेड्स बनाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के, या फिर मेडिसिनल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल सुशोभन वाले प्लांट्स। ठीक है, वेजिटेबल प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, बाय यूज ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, हमारे पास अगर बहुत ज्यादा पैमाने पर लैंड यदि अवेलेबल है तो हमारे एग्रोटूरिज्म के लिए एक अच्छा बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकता है। ठीक है, उसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं? प्लांटेड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अलग अलग प्रकार के फूल के प्लांट्स बना सकते हैं, या मेडिकल बहुत सारे दवाइयाँ जो है मेडिसिनल प्लांट्स है ना, मेडिसिन के भी कुछ प्लांट्स होते हैं उसका उत्पादन कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल वेजिटेबल्स प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज का भी हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, and by growing some plants fully or self-sufficient agrotourism center can be developed। आप अपने सेल्फ सेंटर या सेल्फ सफिशिएंट एग्रोटूरिज्म सेंटर्स कैन बी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एग्रोटूरिज्म सेंटर हम बना सकते हैं और उसको उससे अपने को अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। ठीक है, अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं। जैसे हमें देखिए मैंगो, चीकू, गुआ, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट्स ट्रीज। देखिए हर चीज जो है हर जगह नहीं हो रहा। जैसे महाराष्ट्र में आम हो रहा, आम की फसल होती है तो दूसरे स्टेट में कम होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेट गिविंग लोकल एंड एक्सोटिक अट्रैक्टिव प्लांट्स, उसके बाद में जो छांव देते हैं या अट्रैक्टिव जो प्लांट उसका बिजनेस कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल बटरफ्लाई गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट्स। तो इस प्रकार से हम एग्रोटूरिज्म विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर वी आर सक्सेसफुल इन एग्रीटूरिज्म बिजनेस। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? इसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। पशुपालन कहते हैं ना, पशुपालन। ठीक है, अब कई बार भी यहाँ गांव में या किसी फार्म हाउस में जाके देखिए वहाँ पशुपालन की व्यवस्था कैसी होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ कैटल्स एंड देयर वेराइटीज, टोटल मिल्क प्रोडक्शन, क्लीननेस इन कैटल सेट, अरेंजमेंट फॉर हेल्थ केयर ऑफ कैटल्स। ठीक है, आप जहाँ पर पशुपालन करते हैं उस जगह आप विजिट दे सकते हो, विजिट देख सकते हो कि वहाँ पर कितने वैरायटी के पशु है और उनका मिल्क प्रोडक्शन क्या है, वहाँ उनका क्लीननेस कैसा है, साफ सफाईपना कैसा है, या कैटल सेट, वहाँ जो कैटल्स के जो सेट बनाए हैं वो बराबर है कि नहीं, अरेंजमेंट, हेल्थ केयर, वो कैटल्स का कितना वो व्यक्ति
जिसने खोला है पशुपालन, वो कितना केयर करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। और अपने देश के अंदर में पशुपालन जो है ऐसा व्यवसाय है कि बहुत पुरातन से चलते आ रहा है, ठीक है। इन इंडिया द एनिमल हस्बेंड्री इज प्रैक्टिस फॉर मिल्क प्रोडक्शन, के लिए मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर यूजिंग कैटल एज हेल्प फार्मिंग ऑपरेशंस। देखिए हम जनरली जो है इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री का उपयोग के लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, दूध प्राप्त करने के लिए, या फिर हमारे दूसरे कामों के लिए भी उस एनिमल्स का उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम देखिए काउस एंड बफेलोस आर यूज्ड फॉर मिल्क, काऊ और बफेलो का उपयोग हम क्या करते हैं, मिल्क के लिए। उसके साथ साथ बुल्स एंड मेल बफेलोस फॉर पुलिंग द हेवी लोड्स, हेवी लोड्स को लाने के लिए किसान आज भी कहीं कहीं उपयोग करता है। अभी तो खैर सब मशीनें बन गई है, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो रहा है। बैलगाड़ी वगैरह में सामान को लोड करते हैं, यहाँ से जिस स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, बैलों के माध्यम से या मेल बफेलो के माध्यम से कैटल का यूज करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। लोकल इंडियन वेराइटीज ऑफ काउस आर कौन सी है, साहिवाल, सिंधी, गिर, लोकल खंदार, कंदारी, देवनी etc. and exotic varieties like Jersey, Brown, Swiss, Holstein are kept for their milk production. मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क के लिए हम गाय का उपयोग करते हैं, जैसे देसी गाय, ठीक है। लोकल इंडियन वेराइटीज कौन सी है, साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल खंडारी, देवनी, खिल्लारी, डांगी और स्विस होल्डेन्स। ये मिल्क प्रोडक्शन की ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद में ये बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड शुड बी गिवन टू द कैटल्स। यानी बैलेंस डाइट कैसा है, बैलेंस डाइट का मतलब है जितनी भी हमको पोषक तत्व, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आवश्यक मात्रा में, चाहे वो एनिमल्स को हो या ह्यूमन बींग्स को हो, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, एक डेफिनेट मात्रा में अगर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है जिस फूड से, उस फूड को बोलेंगे बैलेंस डाइट। क्या कहेंगे उसको, बैलेंस डाइट। तो नेचुरल है कि अगर हम इस कैटल्स को अगर बैलेंस डाइट देते हैं, इसको अगर बैलेंस डाइट देते हैं, तो वहाँ से हमको मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। तो given to it must include fiber rich coarse food and sufficient water। ये पर्याप्त मात्रा में यदि हमको देते हैं तो उस समय हमारे कैटल्स का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मिल्क प्रोडक्शन भी अपने को अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, कैटल्स शुड बी क्लीन एंड ड्राई विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड ड्रॉप। उसमें जहाँ पर भी हम अपने कैटल्स को रखते हैं तो वहाँ वेंटिलेशन की आवश्यकता होना, या ऊपर पानी वानी नहीं गिरना चाहिए, रफ शेड अच्छा होना उसका। कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड। जो कैटल्स रहते हैं आप उसको समय समय पर बहुत सारे रोगों से बचने के लिए क्या दे सकते हैं, वो उसको मतलब वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो बहुत सारे डिसीज से बच जाए, ठीक है। अब देखेंगे बेटा हम पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग rearings of eggs and meat yielding chickens called poultry farming, जिससे हमको अंडे प्राप्त होते हो एंड मीट, मटन, चिकन जो है मीट अपने को प्राप्त हो, ऐसे व्यवसाय को बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। पोल्ट्री से अपने को कुछ मिलता है ना, चिकन ही मिलेगा या अंडे मिलेंगे, एग्स मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू
hybrid varieties from क्रॉस बिटवीन इंडियन वेराइटीज, जो जिसमें से ज़्यादा एग्स मिलते हो या जहाँ से ज़्यादा मांस मिलता हो, ऐसे वेराइटीज में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। किससे? इंडियन मुर्गियों के साथ। जैसे इंडियन वेराइटी कौन सी होगी? असील। एक्सोटिक वेराइटीज लाइक लेघॉर्न आर एज फॉलोज टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ गुड चिकन, गुड क्वालिटी चिकन टू लार्ज नंबर, ज़्यादा पैमाने में चिकन मिल सके, टू डेवलप द एबिलिटी विद इन हाई टेम्परेचर, और वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो मुर्गी जो है वो सही रह सके। ठीक है, टू यूज प्रोडक्ट्स एज एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड, यानी एग्रीकल्चर में उसका उपयोग हो, जैसे वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसका पोल्ट्री का, तो उसको खेती में भी कर सकते हैं उसका उपयोग, या फिर उससे मांस और अंडे भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात है। अब लास्ट पॉइंट बचा था तुम्हारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर अब पढ़ेंगे बेटा हम सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में आपने देखे होंगे सिल्क की साड़ी वगैरह मार्केट में है, महंगी महंगी थी ना, वही। ठीक है, सिल्क और मॉथ आर रियर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, अरे मॉथ जो होता है सिल्क का, सिल्क मॉथ बोल सकते हैं उसको, सिल्क वॉर्म। ठीक है, उसको रेयरिंग किया जाता है, उसको पाला जाता है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल्स है बॉम्बिक्स मेरी, बॉम्बिक्स मेरी, ये उसका एक एग्जाम्पल्स है सेरीकल्चर। ठीक है, तो इस कीड़े का उपयोग करते हैं, इस कॉमनली यूज्ड वेराइटी ऑफ दिस पर्पस। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म जो होता है, ये जो सिल्क वॉर्म जो है, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है 4 स्टेज, देयर आर 4 स्टेज। पहली स्टेज है एग्स, यानी क्या होता है, फीमेल मॉथ जो है वो क्या छोड़ता है, एग्स, और उसके बाद में दूसरी स्टेज है इसकी लार्वी। थर्ड होती है इसकी प्यूपा स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज होती है उसकी एडल्ट। फिर क्या होता है वो एडल्ट मॉथ। ठीक है, तो जो फीमेल मॉथ जो होता है वो बहुत सारे एग डाल देते हैं, और वो एग्स का कन्वर्सन से कहा जाता है लार्वी में। ठीक है, और ये जो लार्वी है मलबेरी जो प्लांट होती है, तो मलबेरी प्लांट्स के ऊपर उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट उसको उस लार्वी को लगता है, वो न्यूट्रिएंट जो है उस मलबेरी प्लांट से वो प्राप्त करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बुक्स में देखिए एक प्यूपा बनाता है, प्यूपा मतलब, और ये लार्वी स्टेज में वो एक सलाइवरी ग्लैंड से कुछ पदार्थ को सीक्रेट करता है। ठीक है, और वो पदार्थ उस प्यूपा के आसपास वो लपेट दिया जाता है, जिसको आप ग्रामीण क्षेत्र में आते होंगे तो आंजर के झाड़ के ऊपर गांव खेड़े में एक कोशा दिखता है, कोशा बोलते हैं सब, वो इलोंगेटेड शेप का होता है। ठीक है, तो वो कोशा जो है के अंदर में वो प्यूपा रहता है। ठीक है, लेकिन 8 से 10 दिन के पहले ही उस कोशा मतलब कुकुन कहते हैं उसको, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, कुकुन्स। ठीक, क्या कहते हैं उसको, कुकुन्स कहते हैं। इस कुकुन को उसको 8 से 10 दिन के पहले, एडल्ट होने के 10 दिन पहले ही उसको बॉइल कर लिया जाता है, जिसके कारण उसके जो थ्रेड जो है वो इजीली बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। समझ में आ गई बात? तो सेरीकल्चर एक ऐसा कि एक सिल्क वॉर्म होता है जिसका सीधा एग्जांपल है बॉम्बिक्स मैरी। ठीक है,
ये इसकी लाइफ साइकिल जो है इसकी 4 स्टेजेस होती है। पहला है एग्स, जो फीमेल गुआस होता है वो एग्स डाल देता है और उस एग्स का कन्वर्सन क्या होता है, लार्वी में होता है। और लार्वी जो है ये लार्वी को कहाँ छोड़ दिया जाता है, मलबेरी प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये मलबेरी प्लांट्स लार्वी जो है अपने साथ में कुछ पदार्थ सलाइवरी ग्लैंड से कुछ पदार्थ छोड़ता है, ठीक है। तो उसका कन्वर्शन काय में बंद हो जाता है, कुकुन्स में हो जाता है। तो उस समय प्यूपा स्टेज में होता है, एडल्ट नहीं होता। तो उसके एडल्ट्स के आधे से पहले उस कुकुन्स को, उस कोसे को बॉयल कर लिया जाता है और जिससे वहाँ से इजीली हम और कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, आफ्टर सम प्रोसेसिंग करने के बाद उसका उसमें से हम सिल्क बाहर निकल सकते हैं। और इसलिए वो सिल्क प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका ये उपयोग होता है। समझ में आ गई बात। तो ये है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी के फायदे। हमने बायोटेक्नोलॉजी में आज जो पढ़े हैं उसमें हमने पढ़े हैं, आज सबसे पहले पढ़े हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। उसके बाद में पढ़े हमने एग्रो टूरिज्म। फिर उसके बाद में हमने देखे एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बाद में पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग के बाद में देखा हमने सेरीकल्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है। यहाँ का हर टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की है, कोई भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप घर में वीडियो पहले बुक से पढ़ने का, फिर वीडियो देखने का और फिर आपने एक बार बुक से देखने का और वीडियो देखने का, ऐसा करते करते आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये वाला चैप्टर आज से ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।